हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए, अभी आपके लिए न्यू ईयर का दिन आ रहा है 2023 और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए नया साल में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं यूपीपी की, और रेलवे की भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गई है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन इस वर्ष आपके लिए वैकेंसियाँ आएंगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट जो आपका जीडी का पेपर होने वाला है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट हमने रखी है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिस सेट साबित होगा। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार अगर हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का समापन किया था? कितने 4 यज्ञ करवाए थे? तो उसका आपको नाम बताना है। समुद्रगुप्त, पुष्प या फिर प्रबलसेन प्रथम या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके हैं और आपको आपका आंसर बताना है। तो आपको आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबलसेन प्रथम। इसके द्वारा ये 4 जो अश्वमेध यज्ञों का जो समापन है वो कराया गया था। आगे आपको लेकर चलते हैं। देखिए, ये समुद्रगुप्त और पुष्पगुप्त के द्वारा भी कराया गया था लेकिन 4 नहीं कराए गए थे। तो इसलिए जो सर्वाधिक संख्या है वो किसकी है? प्रबलसेन प्रथम की। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, इसलिए आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो अप्सरा एवं सिंह अप्सरा का प्रथम किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। आपके लिए 4 ऑप्शन है और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है जहांगीर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम था, आप लोगों को पता होगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, मतलब चालू किया गया। ये आपको बताना है कि जो विधवा पुनर्विवाह है, पहले क्या होता था? विधवा बहुत पहले, जब ये इतिहास की बात है, पहले क्या होता था? विधवाएं को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो उस समय रिवाज को दूसरा था, लेकिन जब धीरे धीरे इतिहास बदला तो कहा गया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और वो किसके शासनकाल में पारित किया गया? मतलब ये हुआ कि अब विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। ये इतिहास में हमारे नियम परिवर्तन कह लीजिए हुआ, और वो किसके शासनकाल में हुआ ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। और वो शासनकाल था लॉर्ड कर्जन का। आप लोगों को बताना है कि किस भारतीय ने बि- पुनर्विवाह पे विधवा पुनर्विवाह पे आवाज उठाई थी। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। अगर आप बताते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा कि विधवा पुनर्विवाह पर किस भारतीय ने आवाज उठाई थी और ये किसके अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा। 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो निम्नलिखित में से किसने की थी? बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है। ए ओ होम बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपके लिए और आपको इसमें कोई देरी नहीं होगी कि कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी ये आपको पता हो गया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ए ओ होम के द्वारा किया गया था कांग्रेस की स्थापना। एक राष्ट्रीय पार्टी आज कई सालों से आपके लिए बनी है और सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाता है कि 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी। इसके संस्थापक कौन थे? एओ होम थे। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लोग थे लॉर्ड डफरिन। यहाँ नाम आपको दिख रहा है लॉर्ड डफरिन का। और उस समय इनकी ही सरकार थी और कुछ लोगों का मानना यह है कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन की उपज की एक खोज मानी जाती है। उसकी उपज की एक खोज मानी जाती है
लेकिन माना जाता है कि एओ होम ने इसकी स्थापना की थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। किसके द्वारा हुई? एओ होम के द्वारा हुई। उस समय के शासनकाल वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। कितने? 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। फटाफट से आप अपना आंसर देंगे और आप अपना क्लियर कर पाएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। मोना लोआ बहुत बार आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये स्थित है हवाई द्वीप में। कहाँ स्थित है साथियों? हवाई द्वीप में स्थित है मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप अब नहीं भूलोगे कि मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित किया गया? तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए ये कब पारित किया गया था। 1990 में, 1986 में, 1988 में या फिर 1982 में? तो ये अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1986 में। सीधा आपके पेपर में इंपॉर्टेंट करके लगाओ। सीधा पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? क्या पूछेगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। एक क्वेश्चन आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये भी पूछा जाता है जो आपका हो जाता है 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? ये भी पूछा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? क्या साथियों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ये टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में आया। तो कुछ चीजें और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाथी प्रोजेक्ट कब आया था। हाथी प्रोजेक्ट या फिर हाथी संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा क्या जारी किया था? अध्यादेश। संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है? अध्यादेश। मान लिया जाए कि कोई राष्ट्रपति किसी चीज पर अपना अध्यादेश जारी करता है तो वो संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसे समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर उसको रखना दोनों सत्रों के बीच में आवश्यक होता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति ये किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो ये किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 123। 123 के तहत बहुत बार आपके पेपर में क्वेश्चन सीधा पूछा है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने का कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है? और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा साथियों? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और ये संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर इसे पेश करना आवश्यक होता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन आपके सामने आया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा की
प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। किसकी बात करें? शिक्षा के प्राथमिक स्तर। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा मातृभाषा में शिक्षा की जो प्राप्ति है सुविधाओं का, वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आपको 349 दिया गया है, 350 दिया गया है, 50 350 के का दिया गया है, 351 दिया गया है। ये चार आपके क्वेश्चन है, ऑप्शन है, और इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक राज्य की बात कर रहा है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है आपका 350 का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक राज्य, यहाँ किसकी बात कर रहा है? प्रत्येक राज्य की बात कर रहा है, जिसमें शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति। ठीक है, तो 350 ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक से आया है क्वेश्चन, और ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है बुल और वियर। इन दोनों शब्दों को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया शब्द है बुल और बियर। तो बुल तथा बियर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किसकी बात कर रहा है? बुल और बियर। ये नाम बार बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बुल तथा बियर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बैंकिंग, विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार, या फिर शेयर बाजार। और आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है कि ये शेयर बाजार से हैं। बुल और बियर निम्नलिखित में से किस से क्षेत्र से हैं? तो शेयर बाजार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बुल तथा बियर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो शेयर बाजार से संबंधित हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 31। सूची 1 को आप लोगों को पता है कि सूची 2 से इसको मिलाना होता है, और ये आप काम खुद करोगे। ठीक है, ये आपके लिए देख लीजिएगा, आप खुद मैं टिक करवा देता हूं जिससे आप इसको आंसर मिला सको। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से आपको जोड़ना है, और आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब आप लोग कर लीजिएगा, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। ठीक है, ये आपके हो गए वित्त आयोग और अध्यक्ष। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है? शुद्ध जल की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? शुद्ध जल की। जब शुद्ध जल किस तापमान या फिर फ़ारेनहाइट में जम जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, और आपको अपना आंसर बताना है 32 या फिर 0 या फिर 48 या फिर 37। किस फ़ारेनहाइट पर ये काम होता है कि वो जम जाता है? शुद्ध जल की बात कर रहा है, और इसमें आपका हो जाता है 32 फ़ारेनहाइट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको जब भी आएगा कि शुद्ध जल किस तापमान या फिर फ़ारेनहाइट पे जम जाता है, तो आप लोग क्या लगाओगे? 32 पर। आगे आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को फिर डैश 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 क्या कहते हैं? सीधा क्वेश्चन हो गया कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विकरण, या फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। यही आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विकरण, या फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन। अब आप नहीं भूलोगे, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन वाला कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओगे अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए आपका देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि ठोस अवस्था में, किसमें? ठोस अवस्था में, सीधे गैसीय अवस्था
में परिवर्तित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, उत उत्सदन या फिर असवन आसवन। ये आपके 4 ऑप्शन है और आपका करेक्ट आंसर जो होता है ऑप्शन सी, उत्सदन। ये आपका करेक्ट आंसर होता है, जिसमें ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। आगे आपको विटामिन से क्वेश्चन दिख रहा है, और जो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा विटामिन से, वो ये आएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं? यहाँ पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पूछा कि पानी में घुलनशील कौन से विटामिन हैं, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो ये बताना है कि विटामिन की खोज किसने की थी। और पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो बहुत ही बेसिक है, बी और सी। विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील हैं, बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सब वसा में घुलनशील हैं। बी और सी विटामिन, बी और सी ये 2 विटामिन पानी में जल में घुलनशील विटामिन हैं। अब आप लोगों को बताना है कि विटामिन की खोज किसने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36। किस परिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है? किस परिस्थिति तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है? वन में, तालाब में, या फिर घासीय स्थल पर, या फिर शुष्क स्थल पर? किस परिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है? किसका? जीव भार का। इस शब्द को देखिए, फिर आप अपना आंसर लगाइए ऑप्शन बी, तालाब में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है, तो यह डैश 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 के कारण होती है। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं, किसका? मशीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं साथियों? मशीन का उपयोग करते हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है, तो यह ऊष्मा डैश डैश क्या कहलाती है? मशीन के उपयोग से ऊष्मा नष्ट हो जाती है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है घर्षण के कारण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाइए, देखते हैं। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? ये आपके लिए एक और क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताइएगा। टिड्डी का नाम सुना होगा, तितली का नाम सुना होगा, झींगू, झींगा, बिच्छू, ये किस संघ के उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक दिख रहा है, 110 दिख रहा है, जो उसमें होता है धन विधायक को पेश किया जाता है। अब इसमें जो धन विधायक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित धन विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 110 में क्या क्वेश्चन सीधा पूछता है कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया जाता है? धन विधेयक को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 110। पहला क्वेश्चन ये हो गया, किस लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? अनुमति से, किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसकी अनुमति से लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि इंकजेट प्रिंटर से क्या आवश्यक है?
इंकजेट प्रिंटर से क्या आवश्यक है, ये आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ये रही आज आपकी बेहतरीन क्लास। क्लास कैसी लगी साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को फट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे आपके प्रैक्टिस सेट का और जो शाम को आपकी 7:30 बजे मैथ की क्लास आती है, उस दोनों क्लासों का फ़ायदा ले सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ग्रुप वगैरह में भी वीडियो को सेंड कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम आपको मिलते हैं अगली टेस्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपनी न्यू ईयर को मनाइएगा और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा।